बदी की हर राह बर्बादी ही की तरफ जाती है। ये कानून कुदरत है और अदल से होता आ रहा है कि इंसान को इसके अमाल की कुछ न कुछ सज़ा इस दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। वाज़िज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है तलाश गुमशुदा। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट लैलपुर के एक थाने में दर्ज कराई गई थी। तफ्तीशी अफसर ASI फैज मोहम्मद गुमशुदा नौजवान को तलाश करता हुआ हमारे कस्बे में पहुंच गया था, लेकिन आगे उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो जब हमारे थाने में पहुंचा तो खासा थका हुआ था। मैंने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया और जब वो कुछ ताज़ा दम हुआ तो इससे गुमशुदा नौजवान के बारे में इस्तफसार किया। फैज मोहम्मद मियांवाली का रहने वाला था। उम्र उसकी 30-32 के लगभग होगी। खासा मजबूत और लंबा तड़ंगा जवान था। उसने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 4-5 रोज पहले दर्ज करवाई गई थी। गुमशुदा नौजवान का नाम हबीब अहमद था। उम्र 25 साल, रंग गोरा, बाल सियाह, मांग दरमियान से निकालता था। कद 5 फुट 9 इंच था। आंखें भूरी, बाएं हाथ की छोटी उंगली नदार्द, वजन 140 पाउंड के लगभग, गैर शादीशुदा, तालीम याफ्ता, चेहरे पर छोटी छोटी मूछें। वो लायलपुर के एक बहुत बड़े क्लॉथ स्टोर पर मुलाजमत करता था और आखिरी बार सफ़ेद कमीज, सुरमाई पतलून और स्याह बूटों में देखा गया था। क्लॉथ स्टोर के मालिक का बयान था कि हबीब अहमद ने 12 मार्च को 3 दिन की छुट्टी ली थी। गालिबन उस रोज बुध था। हबीब अहमद ने जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी ली थी। वाज़े तौर पर वो इतवार की छुट्टी को साथ मिलाना चाहता था और पीर को ड्यूटी पर हाजिर होने का इरादा रखता था। उसने मुख्तलिफ लोगों को छुट्टी की मुख्तलिफ वजूह बताई थी। क्लॉथ स्टोर के मालिक के मुताबिक वो अपने किसी बीमार रिश्तेदार की इयादत के लिए शेखुपुरा जाना चाहता था। घर वालों को उसने ये बताया था कि वो इंटरव्यू देने लाहौर जा रहा है। उसके एक लंगोटिया दोस्त के मुताबिक हबीब एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसको तफरीह कराने कहीं ले गया था। फैज मोहम्मद की तफ्तीश ये जाहिर करती थी कि हबीब अहमद अकेला बस पर सवार हुआ था। उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। फैज मोहम्मद का बयान था कि हबीब अहमद की गुमशुदगी की मुद्दत के दौरान पूरे लायलपुर में किसी लड़की की गुमशुदगी या अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। हबीब अहमद के मोहल्ले की भी कोई लड़की गायब नहीं हुई थी। हबीब अहमद के दोस्त ने, जिसका नाम अजमल था, बड़े वसूख से कहा था कि हबीब अहमद अपनी महबूबा को तफरीह कराने कहीं ले गया था। उसने लड़की का नाम भी बताया था जो बकौल उसके जरीना था। हबीब अहमद 13 मार्च को घर से रवाना हुआ था। उसकी जेब में 100 रुपए से कुछ ऊपर रकम थी और एक छोटा सा बैग था जिसमें 2 जोड़े कपड़े और चंद जरूरी चीजें थी। 100 रुपए उस जमाने में खासी बड़ी रकम थी। 30-40 रुपए में एक छोटी फैमिली का पूरे महीने का राशन आ जाता था। फैज मोहम्मद ने जरीना नामी लड़की का खोज लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे कोई ऐसी जरीना नहीं मिल सकी थी जिसका हबीब अहमद से कोई ताल्लुक साबित हो सकता। लड़की का जिक्र क्लॉथ स्टोर पर काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी किया था। एक दरमियाने कद की लड़की कभी अकेली और कभी किसी सहेली के हमरा दुकान पर आती थी और हबीब अहमद के सिवा किसी से कपड़ा नहीं खरीदती थी। दीगर मुलाजमों के बयान के मुताबिक वो हबीब अहमद के साथ खास अदा से बात करती थी। शक्ल सूरत की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लिबास दीदा जेब पहनती थी और जिस्मानी एतबार से खासी पुरकशिश थी। उस लड़की का नाम किसी को मालूम नहीं था और ना ही उसका कोई सुराग मिला था। हो सकता था कि वही जरीना हो या जरीना की कोई दूसरी लड़की हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट हबीब अहमद के बाप जहीर अहमद ने 22 मार्च को दर्ज कराई थी। मलिक साहब, बंदा इस कस्बे तक सही सलामत पहुंचा था। फैज मोहम्मद ने कहा, यह बिल्कुल पक्की बात है। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। या तो इधर से वो कहीं और चला गया है या अभी इधर ही है। ये तुम्हारा अंदाजा है या तुम्हें इसके यहाँ पहुंचने का कोई सबूत मिला है?
पक्का सबूत मिला है। वो खान बस सर्विस की बस में यहाँ तक पहुंचा था। बस कंडक्टर उसे अच्छी तरह जानता है। वो उसकी दुकान से 2-3 मरतबा कपड़ा भी खरीद चुका है। दोनों के आपस में सलाम दुआ भी हुई थी। उस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हो सकता है कि दोनों ने आपस में चोरी छुपे शादी कर ली हो और यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली हो। लड़की के बारे में मुझे कोई सबूत नहीं मिला। उसने कहा। उसका सारा किस्सा अभी जबानी कलामी है। हबीब के घर वालों ने लड़की के बारे में लाइल्मी जाहिर की है। या तो वो लड़की को वाकई नहीं जानते और या वो उसकी पर्दापोशी करना चाहते हैं। हैरानी इस बात की है कि लड़की का बिल्कुल कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है कि वो किसी दूसरे इलाके की रहने वाली हो और कभी कभार लाइलपुर आती रहती हो। कोई खानदानी दुश्मनी का मामला तो नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उसने जवाब दिया। फिर रूपोश नौजवान की एक तस्वीर निकालकर मुझे दी। आप हबीब अहमद की तस्वीर अपने पास रख लें और इस नौजवान के बारे में कुछ छानबीन करें। हो सकता है कि वो कभी बाजार में या सड़क पर चलता फिरता नजर आ जाए। इसके घर वाले बहुत परेशान हैं। ये 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ा है। इसके बाप की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। रोजाना थाने के चक्कर लगाता है। मैं कोशिश करूंगा अगर यह नौजवान इस कस्बे में हुआ तो हमारी नजरों से छुपा हुआ नहीं रह सकता। इसका चाल चलन कैसा है और उठना बैठना कैसे लोगों में है? चाल चलन के मुतालिक मुझे अभी तक कोई खराब रिपोर्ट नहीं मिली। पढ़ा लिखा नौजवान है और तकरीबन हर शख्स ने इसके बारे में अच्छी राय दी है। खुश इखलाक है, खामोश तबीयत है और अच्छे लोगों में उठता बैठता है। मैंने ज़रूरी बातें नोट कर ली। एएसआई फैज़ मोहम्मद एक रात हमारे पास रहकर वापस चला गया। 5-6 रोज बाद हमें एसपी इलाका की तरफ से हबीब अहमद के बारे में बाकायदा तफ्तीश करने और मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत मौसूल हो गई। फैज़ मोहम्मद के जाने के बाद मैंने थाने के अमले को हबीब अहमद की तस्वीर दिखाने के बाद ये हिदायत कर दी थी कि वो इस शक्ल सूरत के आदमी पर नजर रखें, लेकिन इस मामले पर कोई खसूसी तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि रूपोश नौजवान या तो किसी हादसे में हलाक हो गया था या उसने जरीना नामी लड़की से खुफिया शादी करके किसी नए शहर में अपनी दुनिया आबाद कर ली थी। मेरा मतलब है कि उसकी गुमशुदगी में कोई जुर्म नजर नहीं आता था। बहरहाल एसपी की हिदायत मौसूल होने के बाद मैंने इस मामले पर खसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। 3 रोज के अंदर मेरे आदमियों ने उस तांगे वाले का पता चला लिया जिसने बस स्टैंड से हबीब अहमद को उठाया था। तांगे वाला नौजवान शख्स था और सेंडो के नाम से मशहूर था। मैंने एक हवलदार को साथ लिया और अड्डे पर जाकर सेंडो के तांगे में जा बैठा। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ रोज पहले तुमने उस आदमी को शहर पहुंचाया था। मैंने उसे हबीब अहमद की तस्वीर दिखाई। हमें उस मकान पर ले चलो जहां ये शख्स उतरा था। तस्वीर तो जनाब मैं पहले भी देख चुका हूँ। सेंडो ने कहा। सवारी भी मुझे याद है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि सवारी किस जगह पर उतरी थी। तांगे में 3 सवारियां और भी थी। जो सवारी जहां कहती थी वहां तांगा रोककर उसे उतार देता था। मैंने पूछा, क्या चारों सवारियां रास्ते में उतर गई थी? अल्लाह आपका भला करे जनाब, एक सवारी तोड़ तक गई थी, बाकी 3 सवारियां रास्ते में उतर गई थी। ठीक है, घोड़े को चाबक दिखाओ और हमें तोड़ तक ले चलो। रास्ते में तुमने जहां जहां सवारियां उतारी थी वहां रुकते चलना। तांगे का पहला स्टॉप गुंजान आबादी के करीब था। सेंडो तांगा रोकते हुए बोला, लो जी याद आ गया, इस जगह जो सवारी उतरी थी वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके पास एक गठड़ी भी थी। बड़ी मुश्किल से उतरा था। उसने तांगे को आगे बढ़ाया और थोड़ी देर बाद दूसरे स्टॉप पर जा रुका। लो जी मलिक जी, आपकी सवारी इस जगह पर उतरी थी। उसने मुझसे कोई पता भी पूछा था मगर मुझे याद नहीं रहा। उसने हाथ में कागज पकड़ा हुआ था जिस पर शायद पता लिखा था। उसने किसी का नाम लिया था या मकान का नंबर पूछा था। शायद नंबर ही पूछा था। तांगे से उतरकर वो किस तरफ गया था? उसने बाएं हाथ वाली एक गली की तरफ इशारा किया। बोला उसका रुख उस गली की तरफ था। आगे अल्लाह जाने। मैंने तांगे वाले को फारिग कर दिया और हवलदार के हमरा मज़कूरा गली में दाखिल हो गया। वो नीम पुख्ता गली तकरीबन सुनसान पड़ी थी। तकरीबन 50 कदम दूर कोने पर एक हलवाई की दुकान थी। दुकान के बाहर एक बेंच रखी थी जिस पर 2 या 3 आदमी बैठे थे। एक शख्स हमें देखकर बेंच से उठ गया और दुकानदार को पैसे देकर एक तरफ चल पड़ा। वो दरमियाने कद का नौजवान था। मलिक साहब, ये आदमी मुझे कुछ मशकूक मालूम होता है। हवलदार ने कहा। रोको उसे, जाने दो। मैंने कहा,
ऐसे मशकूक आदमी हर गली में होते हैं। नौजवान दाहिनी तरफ वाली गली में मुड़कर नजरों से ओझल हो गया। मैंने दुकानदार और ग्राहकों को हबीब अहमद की तस्वीर दिखाकर पूछा कि उन्होंने इस शक्ल सूरत का आदमी तो नहीं देखा। ग्राहकों ने तस्वीर को अच्छी तरह देखे बगैर ही इनकार में सर हिला दिया। दुकानदार भारी जिस्म का आदमी था। उसने नीली धोती के ऊपर फकत बनियान पहन रखी थी। वो तस्वीर का मुआयना करते हुए बोला, आदमी तो बाहर का है पर शक्ल कुछ देखी भाली लगती है। उसने अंदर की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, ओए जीले जरा इधर ते आ। एक 18-19 साल नौजवान जो दुकान के तारीख गोशे में मिठाई का थाल सजा रहा था, धोती के पल्लू से हाथ पोंछता हुआ बाहर आ गया और हमारी तरफ देखने लगा। पुत्र, ये तस्वीर तो देख जरा। दुकानदार ने लड़के से कहा, मैंने इस बंदे को कहीं देखा है। अब्बा जी भूल गए हो? लड़के ने कहा, इस बंदे ने 2 सेर मिठाई खरीदी सी थे। चौधरी फरमान अली दा पता भी पूछया सी। अच्छा याद आ गया। दुकानदार ने कहा, पिछले महीने ये आदमी हमारे दुकान पर आया था। उसने 2 सेर बर्फी और मेसो खरीदा था। इसके बाद चौधरी फरमान अली की कोठी का पता पूछकर चला गया था। मैंने उससे चौधरी फरमान अली की कोठी का पता पूछा और आगे बढ़ गया। फरमान मंजिल आबादी ही के तकरीबन किनारे पर थी। आगे हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। आबादी से मुल्हक जो खेत थे उसमें सब्जियां उगी हुई थी। फरमान मंजिल खासी बड़ी कोठी थी। एक हिस्से में बाग नजर आ रहा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक सफेद रेश बूढ़ा बाहर आया। वो मुलाजिम मालूम होता था। उसने हमें बताया कि चौधरी फरमान अली कहीं काम से गए हुए हैं और शाम से पहले वापस नहीं आएंगे। चौधरी साहब का कोई बेटा घर में हो तो उसे बुला लाओ। मैंने कहा। बूढ़े के होंठों पर आजाना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोला, चौधरी साहब की कोई औलाद नहीं है। अच्छा, क्या चौधरी साहब ने शादी ही नहीं की या औलाद ही नहीं हुई? शादी भी की थी और औलाद भी हुई थी। बूढ़े ने जवाब दिया, 2 बेटे और 1 बेटी थी। दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर दिया था। ये 10 साल पुरानी बात है। वो एक शादी से वापस आ रहे थे। रात का वक्त था। रास्ते में एक सुनसान जगह पर 10-12 मुसल्ला आदमियों ने उन्हें घेर लिया और सबको खत्म कर दिया। चौधरी साहब पहले वापस आ गए थे इसलिए बच गए। घर में कोई और बड़ा हो तो उसको बुला लाओ। जनाब, घर में कोई मर्द नहीं है। चौधरी साहब की बूढ़ी माँ है, उसकी नजर कमजोर है। एक छोटी बहन है। अगर हुक्म करें तो उसे बुला लाऊं। उसके बच्चे स्कूल गए हुए हैं। ऐसा करो, उससे ये पूछ कर आओ कि 20-22 दिन पहले उनके घर लायलपुर से कोई मेहमान आया था। बूढ़ा अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक 40-42 साल औरत दरवाजे पर आई। उसने रंगीन चादर ओढ़ रखी थी और भारी जिस्म की रोबदार औरत थी। बाद में मालूम हुआ कि वो चौधरी फरमान अली की छोटी बहन थी। हमारे घर में लायलपुर से कोई मेहमान नहीं आया। उसका लहजा सख्त था। आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? उसका नाम हबीब अहमद है। मैंने कहा, उधर जो हलवाई है उसने बताया है कि इस शख्स ने आपकी कोठी का पता पूछा था। ये मार्च की 13 तारीख की बात है। उसने फरमान मंजिल का पता पूछा होगा। औरत हाथ हिलाते हुए बोली, ये इलाका फरमान मंजिल के नाम से मशहूर है। इस इलाके में जो भी नया आदमी आता है वो फरमान मंजिल का पता पूछता हुआ आता है। बात खत्म करते ही उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि हबीब अहमद इस इलाके के किसी घर में आया था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा हो सकता है कि वो पुरस्कार लड़की जिसका नाम जरीना बताया जाता है इसी इलाके की रहने वाली हो और हबीब अहमद उसी से मिलने वहां आया हो। उसी लम्हे एक बकरी का बच्चा कलांचे भरता हुआ एक दरवाजे से निकला। वो खासी तरंग में मालूम होता था और खूब उछल कूद मचा रहा था। उसके पीछे ही एक बूढ़ी औरत गली में नमूदार हुई और डांट टपट करते हुए बकरी के बच्चे को काबू करने की कोशिश करने लगी। हवलदार ने दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया और औरत की तरफ बढ़ा। जीते रहो पुत्र। औरत ने हवलदार को दुआ दी, अल्लाह हयाती देवे। अब इसको अंदर भी पहुंचा दो। मेरे हाथों से तो ये फिर छूट जाएगा। मेरे तो गिट्टे गोडे बिल्कुल ही रह गए हैं। हवलदार बच्चे को लेकर सहन में घुस गया। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जी, इस गली में कोई जरीना नाम की लड़की भी रहती है? मेरा तो अब दिमाग काम नहीं करता। सब कुछ भूल भुला गया है। वैसे सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर ही है।
मैंने कहा, हमने सुना था कि जरीना नाम की एक लड़की इस गली में रहती है, उसका घर तलाश कर रहे हैं। उसके घर में लायलपुर से एक मेहमान आया हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। मेरी बेटी को शायद पता हो। औरत ने कहा, मैं उससे पूछती हूँ, अंदर आ जाओ। सहन खासा बड़ा था। एक तरफ नीम के पेड़ के नीचे एक भैंस और 5-6 बकरियां बंधी हुई थी। मैं दरवाजे के करीब ही रुक गया। औरत अपनी बेटी को बुला लाई। वो पढ़ी लिखी मालूम होती थी। ये मेरी बेटी हमीदा है। औरत ने कहा, इसको पता होगा जरीना का। आपको कौन सी जरीना का पता चाहिए? हमीदा ने पूछा। इस महल में तो 2-3 जरीना रहती हैं, ये तो हमें भी मालूम नहीं है। मैंने कहा, जिस जरीना की हमें तलाश है उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो कभी कभी लायलपुर जाती रहती है। एक जरीना तो छोटी है। हमीदा सोचते हुए बोली, उसकी उम्र तो 12-13 साल होगी। दूसरी और तीसरी जरीना की उम्रें 22 और 24 साल के करीब होंगी। इनमें से कोई हो सकती है। हमने दोनों के पते पूछे और वहां से रुखसत हो गए। पहली जरीना उसी गली में 3 या 4 मकान छोड़कर रहती थी। उसके बाप का नाम हमीदा ने इस्माइल बताया था। हमने पहले उसी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला एक भारी भरकम शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और उसकी गर्दन पर चर्बी की 2-3 तहें चढ़ी हुई थी। हाँ जनाब, हुक्म करो। उसकी आवाज भारी और फंसी फंसी सी थी। मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है और मैं तारुफ ते मिट्टी पाओ जनाब। कम दी गल करो की हुक्म है। बादशाह बड़े औखे बोल रहे हो, हवलदार ने कहा। थानेदार साहब ने अपनी गल ते मुका लेन दे। ओ काका हवलदार, तू एक पासे ही खलोता रहे। हाँ जनाब, हुक्म करो थानेदार साहब। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। असा भी तुहाडी बिरादरी दे बंदे हां, मलिक उमर दराज खान खोकर। खोकर साहब, कोई 24-25 रोज पहले आपके घर में लायलपुर से कोई मेहमान आया था? ना जी, हमारे घर कोई मेहमान नहीं आया, ना लायलपुर से और ना शेखुपुरा से। हुर गल करो, आपके घर में जरीना नाम की कोई लड़की रहती है? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर बरहमी नमूदार हो गई। जरीना मेरी बेटी है। आपको उससे क्या काम है? जिस आदमी को हम तलाश कर रहे हैं उसकी एक रिश्तेदार का नाम भी जरीना है। उस आदमी का नाम हबीब अहमद है। माफी दियो जनाब, अस्सी किसी हबीब अहमद को नहीं जानते। हूँ, चंगी तरह पूछ परतीत करके आया करो। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा बददिमाग आदमी है, हवलदार ने कहा। इखलाक की तो इसे हवा भी नहीं लगी। अपने हुब्से से मजबूर मालूम होता है। वो क्या कहते हैं कि बाबा भी गरम थे, बाबी दियां गोलियां भी गरम। दूसरी जरीना का घर फरमान मंजिल से आगे एक गली में था जो दाहिनी तरफ मुड़ जाती थी। खासा बड़ा मकान था। कमरे तो 3-4 ही थे, मगर सहन बहुत बड़ा था। मकानों की वो कतार आबादी की आखिरी कतार थी। पिछले हिस्से में कसीर तादाद घने दरख्तों की नजर आ रही थी। दरवाजा खोलने वाली एक 40-42 साल की फरबा अंदाम औरत थी। उसने चुस्त और भड़कदार लिबास पहना हुआ था। घने स्याह बाल सलीके से गुंदे हुए थे। होठों पर मसी की तह और आंखों में काजल का रंग नुमाया था। वो सुर्ख और सफेद रंगत वाली एक पुरकशिश औरत थी और खासी तुंद मिजाज भी नजर आती थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई। रस्मी कलमात के बाद मैंने अपना तारुफ कराया, फिर कहा, हमें मालूम हुआ है कि 24-25 रोज पहले आपके यहाँ लायलपुर से एक मेहमान आया था। जी, वो चौंक कर बोली। मेहमान? किस मेहमान की बात कर रहे हैं आप? मेहमान तो आते जाते रहते हैं। जिस मेहमान की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम हबीब अहमद है। वो पिछले महीने की। मम्मा, मैं किसी हबीब अहमद को नहीं जानती। औरत ने तेज लहजे में कहा। लायलपुर में मेरा एक भाई रहता है और उसके बीवी बच्चे इधर आते रहते हैं। और भी 2-4 रिश्तेदार हैं हमारे लायलपुर में, लेकिन इस नाम का कोई नहीं है। बात खत्म करते ही उसने दरवाजा बंद करने का इरादा किया। आपके भाई का क्या नाम है? मैंने पूछा। और वो क्या काम करता है? उसका नाम मंजूर हुसैन है। उधर भवाना बाजार में उसकी अपनी दुकान है। बात क्या है? मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उस पर मंजूर हुसैन का नाम और पता नोट कर लिया। उस औरत का अंदाज मुझे शक में डाल रहा था। गली में चूंकि सन्नाटा था, इसलिए हमारी आवाजें सुनकर आसपास के 1-2 दरवाजे खुल गए थे।
क्या आपकी बेटी का नाम जरीना है? मैंने पूछा। आप पूछना क्या चाहते हैं? उसके चेहरे पर उलझन भी पाई जाती थी और गुस्सा भी। हम गैर मर्दों के सामने अपनी बेटियों के नाम नहीं लिया करते। उसने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा जिसकी आड़ में एक उधेड़ उम्र औरत झांक रही थी। लो जी, ना कोई गल ना बात, दरवाजा खड़काया और लड़कियों के नाम पूछने शुरू कर दिए। थानेदार साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, इस मोहल्ले में ऐसे वैसे लोग नहीं रहते। बीबी, आप अपने आदमी को बाहर भेज दें। मैंने कदरे सख्ती से कहा। मैं इज्जतदार और बाजारी आदमी में फर्क करना खूब जानता हूँ, मेरा काम ही यही है। मेरा आदमी फौत हो चुका है। औरत ने कहा, आप जल्दी बात खत्म करें, मुझे और भी काम है। आपने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया। मैंने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका नाम जरीना ही है। क्या मैं ये समझ लूं कि आप कोई बात छुपाना चाहती हैं? मुझे क्या जरूरत है कोई बात छुपाने की? आपकी बेटी लायलपुर तो जाती रहती होगी। मैंने पूछा। थानेदार साहब, मैं अपनी बेटी के बारे में ना कोई बात सुनना चाहती हूँ और न करना चाहती हूँ, औरत ने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। बज़ाहिर वो तबीस रद्द अमल था। कोई औरत अपनी नौजवान बेटी के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू पसंद नहीं कर सकती, लेकिन इस औरत के रवैये में कोई खास बात थी जो मुझे शक में डाल रही थी। लिहाजा मैंने पड़ोसियों से उसके बारे में मालूमात हासिल करना मुनासिब समझा। सामने वाला दरवाजा बंद हो गया था। अगले दरवाजे में एक मुअम्मर औरत खड़ी थी। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि मैं उससे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। उसके बाल सफेद हो चुके थे, ताहम सेहत अच्छी खासी नजर आती थी। उसने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और हमें एक सादा सी बैठक में ले गई। क्या मामला है? उसने राजदाराना लहजे में पूछा। क्या नसीरा की कुड़ी घर से नठ गई है? सब खैर है, मैंने कहा। नसीरा की लड़की का नाम क्या है? जरीना नाम है। बड़ी फैशनी कुड़ी है, वैसे माँ भी कम नहीं है। एक सफेद रेश बूढ़ा हुक्का हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके एक तरफ बैठ गया। उसकी नजर कमजोर मालूम होती थी। औरत ने बताया कि वो उसका शोहर इल्मदीन है। क्यों जी, साडे महल्ले विच कोई वारदात हो गई है? बूढ़े अलमदीन ने पूछा। नसीरा की कुड़ी जरीना का चक्कर है। औरत ने अपने शोहर को खबर दी। मालूम होता है कि कोई चंद चढ़ा आई है। ये थानेदार साहब उसी के बारे में पूछ प्रतीत करते फिर रहे हैं। अभी तक मेरी सारी तफ्तीश अंदाजे की बिना पर थी। ये साबित हो चुका था कि हबीब अहमद उसी महल्ले में वारद हुआ था, लेकिन ये मालूम करना भी बाकी था कि आया वो जरीना नामी किसी लड़की से मिलने वहां आया था या किसी और काम से आया था। कमरे के दरवाजे में एक 14-15 साल लड़का भी आ ठहरा था। मैंने जेब से हबीब अहमद की तस्वीर निकालकर मुअम्मर औरत को दिखाई और कहा, 24-25 रोज पहले ये आदमी लायलपुर से यहाँ आया था। हो सकता है आपने इसको गली में आते जाते देखा हो। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये शख्स किसके घर में ठहरा था। मुअम्मर औरत ने तस्वीर लेकर गौर से उसे देखा। बोली, नसीरा के घर एक परौना आया तो था। सुना था कि वो भी लायलपुर से आया था। पता नहीं ये था या कोई और था। अमीर अहमद, जरा देख तो इस तस्वीर को। दरवाजे में खड़ा लड़का आगे आया और तस्वीर पर नजर डालते ही बोला, आहो जी, ये वही परौना है। एक मसला हल हो गया था। गोया चक्कर इश्क ही का था। मैंने लड़के से पूछा, बरखुरदार अमीर अहमद, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आदमी नसीरा बेगम के घर ठहरा हुआ था? आहो जी, चंगी तरह यकीन है जी, लड़के ने जवाब दिया। मैं इस बाबू को चंगी तरह पहचानता हूँ, मैंने इसके साथ गलबात भी की थी। ये मासी नसीरा के घर में ही ठहरा हुआ था। मैंने तस्वीर जेब में रख ली और मुअम्मर औरत से पूछा, ये नसीरा बेगम कैसी औरत है? कुछ ना पूछे जी, वो क्या कहते हैं, ये सब बोलते कुछ ना फरोल। जब से नसीरा का आदमी फौत हुआ है उस दिन से इसको पर लग गए हैं। असल रंग रूप तो उसने आदमी के मरने के बाद निकाला है। रहमते, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बूढ़े ने कहा, कोई अपने घर में कुछ भी करता रहे, हमें क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, रहमते ने जवाब दिया। थानेदार की बात का जवाब दे रही हूँ, तुसी जरा चुप बैठो। सारा चक्कर जरीना का है। उसकी देखा देखी मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की आदतें भी खराब होंगी। ये हबीब अहमद, इनका क्या लगता है? मैंने पूछा। कोई रिश्तेदार है या मिलने जुलने वाला है? कुछ भी नहीं है जी, जरीना के पीछे आया होगा। ये लड़की बहुत आवारा है,
पहले भी एक लड़के को लायलपुर से अपने पीछे लगा लाई थी। नसीरा ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। हबीब अहमद कितने दिन यहाँ रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नसीरा ने उसे एक रात से ज्यादा नहीं रहने दिया होगा। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, जब माँ के लक्षण ठीक नहीं होंगे तो बेटी कैसे ठीक होगी। चौधरी फरमान अली का उनके घर बहुत आना जाना है। मैं तो कहता हूँ कि दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। बूढ़े इल्मदीन ने कहा, जोड़ बुरा नहीं है। कौन से जोड़ की बात कर रहे हो? रहमते ने कहा। नसीरा ने खुर्शीद बेगम को बताया था कि चौधरी फरमान अली उसकी बेटी दरीना से शादी करना चाहता है। मुझे ख्याल आया कि अगर चौधरी फरमान अली दरीना से शादी करना चाहता है तो उसे हबीब अहमद का आना यकीनन नागवार गुजरा होगा। मैं इल्मदीन के घर से रुखसत हो गया और चंद और पड़ोसियों से हबीब अहमद के बारे में पूछा। कुछ ने लाइलमी जाहिर की और कुछ ने कहा कि उन्होंने एक अजनबी को नसीरा बेगम के घर आते देखा था। अब देखना यह था कि हबीब अहमद गया कहाँ था। पड़ोसियों ने यह भी कहा था कि जरीना कई रोज से घर में नजर नहीं आ रही थी और नसीरा बेगम का कहना था कि वो लायलपुर गई हुई थी। अगले रोज मैंने एक एएसआई को साथ लिया और बस के जरिए लायलपुर पहुंच गया। सिर्फ 1 घंटे का सफर था। पहले हम उस थाने में गए जिसमें हबीब अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एएसआई फैज मोहम्मद बड़े तपाक से हमें मिला और हमारी खातर मदारत भी की। मैंने उसे हबीब अहमद के बारे में अपनी तफ्तीश से आगाह किया और बताया कि हमें जरीना का सुराग भी मिल गया है और आपका ख्याल है कि दोनों ने शादी कर ली है। मेरी बात खत्म होने के बाद फैज मोहम्मद ने कहा, और छुपकर कहीं रह रहे हैं? हाँ, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है। मैंने कहा, लेकिन असल हकीकत हबीब अहमद या जरीना से मिलने के बाद ही मालूम होगी। जरीना का एक मामू यहाँ रहता है। मैंने सुना है कि जरीना आजकल उसके पास रह रही है। उसने मुझसे पता पूछा और थोड़ी देर बाद तांगा मंगवा लिया। मकान तलाश करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दरवाजा एक उधेड़ उम्र औरत ने खोला। वो जरीना की ममानी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि जरीना ने हाल ही में एक स्कूल में मुलाजमत कर ली है और इस वक्त स्कूल गई हुई है। वो 2 बजे के बाद वापस आती है। बात क्या है जी? औरत ने पूछा। आप जरीना से क्यों मिलना चाहते हैं? फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मैं 2 बजे के बाद आ जाऊंगा। मैं सादा लिबास में था लेकिन एएसआई फैज मोहम्मद वर्दी में था, इसलिए औरत का परेशान होना लाजमी था। 2 बजे के बाद मैं अकेला ही वहां आया। जरीना की ममानी ने अपने शौहर मंजूर हुसैन को भी घर में बुला रखा था। वो 50-55 साल का खालिस कारोबारी आदमी था। उसने मुझे बैठक में बिठाया और रस्मी बातचीत के बाद पूछा, मैं क्यों जरीना से मिलना चाहता हूँ। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, आप अपनी भांजी को बुला लें, सारी बातें आपके सामने होंगी। हमें एक शख्स के बारे में मालूमात दरकार है और जरीना उस शख्स को जानती है। मंजूर हुसैन ने परेशान नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा, बोला, जाओ उसे बुला लाओ। थोड़ी देर बाद जरीना अपनी मवानी के हमरा झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो दरमियाने कद और सांवले रंग की एक पुरकशिश लड़की थी। उसने महीन सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और अपने जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो जिंदगी के नशेब फराज को खूब समझती है। उसके मामू ने मेरा तारुफ करवाया और कहा, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो खामोशी से अपनी ममानी के पास बैठ गई। बीबी, मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी माँ से मिला था। मैंने कहा, वहां से पता चला कि तुम लायलपुर आई हुई हो, इसलिए इधर आना पड़ा। तुम्हें याद होगा कि पिछले महीने की 13 तारीख को तुम्हारे यहाँ एक मेहमान आया था। वो लायलपुर का रहने वाला है और एक क्लॉथ स्टोर पर काम करता है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो समझ गई थी कि मैं किस मेहमान का जिक्र कर रहा हूँ। उस मेहमान का नाम हबीब अहमद है। मैंने मजीद कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो कितने दिन तुम्हारे घर में रहा था। जी, वो सिर्फ 1 रात हमारे यहाँ रहा था। जरीना ने जवाब दिया। जरीना बीबी, क्या हबीब अहमद यहाँ भी तुमसे मिलने आता है? मैंने दूसरा सवाल किया। अगर वो पहले ही सवाल का जवाब नफी में देती तो बात मुश्किल हो जाती। यहाँ कोई नहीं आता जी, मंजूर हुसैन की बीवी ने कहा। हम किसी हबीब अहमद को नहीं जानते। मैंने आपसे नहीं, जरीना से सवाल किया है। जरीना ने कहा, उस रोज के बाद मेरी हबीब अहमद से मुलाकात नहीं हुई। मंजूर हुसैन ने गुस्सेली नजरों से अपनी भांजी की तरफ देखा। उसे गालिबन हबीब अहमद के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
क्या हबीब अहमद पहले भी कभी तुम्हारे घर आया था? नहीं, पहले कभी नहीं आया था। जरीना ने कनखियों से अपने मामू की तरफ देखा। गुज़िश्ता महीने वो किस सिलसिले में तुमसे मिलने आया था? मंजूर हुसैन ने एक बार फिर गुस्सैली नजरों से अपनी भांजी की तरफ देखा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। कौन है यह हबीब अहमद? मंजूर हुसैन की बीवी ने जरीना से पूछा। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार है। मंजूर हुसैन की बीवी ने हाथ लहराया। नजदीक के रिश्तेदारों से तो तुम लोगों ने कभी ताल्लुक वास्ता नहीं रखा, दूर के रिश्तेदारों से बड़ी मोहब्बत है तुम लोगों को। ममानी जान, ये बातें आप बाद में भी कर सकती हैं, जरीना ने तलखी से कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, थानेदार साहब, हबीब अहमद मिलने के लिए हमारे घर आया था और मिलकर वापस चला गया था। मैं आपके इन सवालात का मकसद नहीं समझी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे ये सवालात पसंद नहीं है। बीबी, बात यह है कि हबीब अहमद के बाप ने अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 13 मार्च को रात के वक्त वो तुम्हारे घर पहुंचा था। उसने अपने मालिक से 3 दिन की छुट्टी ली थी, जिससे यह अंदाजा होता है कि वो कम अज कम 3 रातें तुम्हारे घर में गुजारने का इरादा रखता था। लेकिन तुम्हारा कहना है कि वो 1 रात रहकर वापस चला गया था, मगर वो अपने घर नहीं पहुंचा, ना ही उसके बाद किसी ने उसे देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ गायब हो गया है। मेरी बात सुनकर वो फिक्रमंद नजर आने लगी। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि हबीब अहमद अपने घर नहीं पहुंचा था। ये बात तो मैंने पहली दफा सुनी है। उसने कहा, मम्मा, मैं तो समझी थी कि उसने नौकरी छोड़ दी है। इसका मतलब ये था कि वो क्लॉथ स्टोर पर उसका पता करने गई थी। जरीना बीबी, क्या वो तुम्हारे घर से खुश गया था या किसी बात पर नाराजगी हो गई थी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली होगी? ये बात तो तुम ही बता सकती हो। मैंने कहा, क्या उसने कभी खुदकुशी की धमकी दी थी? जरीना ने परेशान नजरों से अपनी ममानी की तरफ देखा, फिर बोली, वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उस रोज वो किसी से मिले बगैर घर से चला गया था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें उसके जाने का पता नहीं चला? हाँ, वो सुबह सुबह उठकर चला गया था। अम्मी को उसका आना अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने उसके मुंह पर यह बात कह दी थी। मेरा मतलब है कि हबीब रात ही को वापस जाना चाहता था, मगर अम्मी ने उसे रोक लिया था। मेरे जहन में खदशे ने सर उभारा। उसने असल बात छुपाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई थी। मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरीना की मां नसीरा बेगम ने चौधरी फरमान अली के ताउन से हबीब अहमद को ठिकाने लगा दिया हो। जरीना ये कहते कहते रुक गई थी कि वो रात ही को हबीब अहमद के हमरा जाने पर तुल गई थी। नसीरा बेगम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हबीब अहमद को रोक लिया होगा और फिर यकीनन चौधरी फरमान अली से इस मामले पर मशवरा किया होगा। जरीना की बातों से अंदाजा होता था कि वो हबीब अहमद से मोहब्बत करती थी और उसे पाने के लिए खासी कुर्बानी दे सकती थी। मजीद सवालात करने पर मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि वो अपनी मां से नाराज थी और फकत हबीब अहमद की खातिर लायलपुर में मुकीम थी। जरीना बीबी, बात यह है कि हमें भी हबीब अहमद की तलाश है और तुम्हें भी है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि हम इस मकसद में कामयाब हों तो तुम हमें पूरी तफसील से सारी बात बताओ। कदर तामुल के बाद वो तफसील बताने पर राजी हो गई। उसने बताया कि उसकी माँ एक खुद पसंद औरत है और दौलत जमा करना उसका पसंदीदा मशगला है। दौलत की खातिर वो उसे भी दाव पर लगा सकती है। उनके पड़ोस में एक खुशहाल जमींदार रहता है जिसका नाम चौधरी फरमान अली है। वो जरीना के बाप का दोस्त है और कभी कभार खैरियत पूछने उनके घर आता जाता है। उसके बीवी बच्चे एक हादसे में हलाक हो चुके हैं। वो जब भी उनके घर आता, नसीरा बेगम अपनी बेटी को बनाव सिंगार करने की हिदायत करती और उसी से चौधरी फरमान अली की खिदमत करवाती। जरीना ने इस बात को बुरा महसूस करना शुरू कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आता था कि माँ ये क्यों चाहती है कि वो बन संवर कर चौधरी फरमान के सामने जाए। अम्मी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक रोज वो हरफी शिकायत जबान पर ले आई। चाचा जी क्या सोचते होंगे, आप खुद ही उनको लस्सी पानी दे दिया करें। तुम तो बिल्कुल ही निकम्मी लड़की हो। नसीरा बेगम ने कहा, बात को समझने की कोशिश करो। चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी तो हर वक्त तारीफ करते हैं और देखो आइंदा उन्हें चाचा जी ही नहीं कहना। क्यों? जरीना ने हैरानी से पूछा। वो अब्बा के दोस्त हैं, उन्हें चाचा जी ना कहूं तो और क्या कहूं? चौधरी साहब कहा करो। अभी तो वो जवान हैं, तुम्हारे अब्बा से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है चौधरी साहब कहने की?
है जरूरत। नसीरा बेगम ने डांट कर कहा, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कितनी बड़ी जायदाद के मालिक हैं, मुझे क्या जरूरत है पता करने की। जरीना ने कहा, वो अपनी जायदाद हमारे नाम लगाने से तो रहे, यही तो सारी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। इंसान अगर अकल से काम ले तो जायदाद भी नाम लग सकती है। चौधरी साहब आजकल बहुत परेशान हैं, उन्हें घर का आराम चाहिए, जायदाद का वारिस चाहिए। इन बातों से जरीना ने सिर्फ इतना अंदाजा लगाया कि उसकी मां चौधरी फरमान अली से शादी करना चाहती है। ये बात उसे बाद में मालूम हुई कि उसकी मां अपनी नहीं, उसकी शादी चौधरी से करना चाहती है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, एक बूढ़े से शादी करने पर कतई तैयार नहीं। मां के इरादे से आगाह होने के बाद उसने अपनी शादी के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके ख्याल में यही एक बेहतर सूरत थी। वो मां की मर्जी के आगे सर झुकाने या मायूस होने पर तैयार नहीं थी। हबीब अहमद से मरासिम इस्तवार करने में भी यही जरूरत पेश नजर थी। ये एक अलग कहानी है कि दोनों की पहली मुलाकात किस तरह हुई थी और कितने मराहल तय करने के बाद मोहब्बत में तब्दील हुई थी। जरीना ने बताया कि हबीब अहमद एक शरीफ नफ्स और खुददार नौजवान है। वो अगरचे एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन है, लेकिन उसके अंदर तरक्की का जज्बा मौजूद है। जरीना ने अपनी मां से उसका जिक्र किया। नसीरा बेगम ने पहले तो बेटी को बुरी तरह झाड़ दिया और घर में पाबंद करने की कोशिश की, लेकिन जरीना सरकशी पर उतर आई। उसने साफ कह दिया कि वो इस किस्म की पाबंदी हरगिज कबूल नहीं करेगी। इस पर नसीरा बेगम ने उससे कहा कि वो किसी रोज हबीब अहमद को घर बुलाए। जरीना को मालूम नहीं था कि मां के दिल में क्या है। उसने हबीब अहमद को अपने घर आने की दावत दे दी। जिस रोज हबीब अहमद उनके घर पहुंचा, उसी रोज इत्तेफाक से नसीरा बेगम ने चौधरी फरमान अली को रात के खाने पर मदऊ किया था। हबीब अहमद ने तकरीबन रात के 8 बजे दरवाजा खटखटाया। उस वक्त दोनों माँ बेटी चौधरी फरमान अली के साथ खाना खा रही थी। जरीना ने मुझे बताया कि उसकी मां ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ चौधरी फरमान अली के करीब बिठाया था और चौधरी भी मूंछों को खूब खिजाब लगा कर आया था। दरवाजा नसीरा बेगम ने खोला और हबीब अहमद को तारुफ के बाद सीधा खाने के कमरे में ले गई। शायद वो इस हरकत से जरीना और हबीब अहमद के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती थी या हबीब अहमद को उसकी कम मायगी का एहसास दिलाना चाहती थी। जरीना ने हबीब अहमद को देखा तो घबराहट, खुशी और उलझन का शिकार हो गई। उसने खाना छोड़ दिया और हबीब अहमद को दूसरे कमरे में ले जाना चाहा। नसीरा बेगम ने चालाकी से कहा, उधर कहाँ ले जा रही हो मेहमान को, बेचारा भूखा होगा, सफर से आया है, इधर ही बिठाओ, खाना रखो उसके आगे। अच्छा आप बैठे, जरीना ने कहा। वो अच्छी खासी नर्वस हो रही थी। मैं आपके लिए प्लेट लाती हूँ। हबीब अहमद ने तकल्लुफन कहा, आप लोग कोई जहमत ना करें, मम्मा मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, चलो अपना ही घर है, जब चाहे खा लेना। नसीरा बेगम ने कहा, यहीं पर बैठ जाओ। दस्तरखान नीचे बिछा हुआ था। हबीब अहमद ने अपना बैग नीचे रख दिया और एक तरफ होकर दरी पर बैठ गया। जरीना फितरी हिजाब की वजह से माँ और चौधरी के सामने हबीब अहमद के साथ कोई बात नहीं कर सकती थी। नसीरा बेगम ने दानिस्ता हबीब अहमद को नजरअंदाज कर दिया और चौधरी के साथ हंस हंस कर बातें करती रही। हबीब अहमद उस महफिल में अलग थलग बैठा सुबकी महसूस करता रहा। वो रास्ते भर ये सोचता रहा था कि होने वाले ससुराल में उसकी खूब आवभगत होगी, मगर वहां उसे अछूत की तरह एक तरफ बिठा दिया गया था। खाने के बाद चौधरी फरमान अली ने मूंछों पर हाथ फेरा और हबीब अहमद से पूछा, बरखुरदार तुम काम क्या करते हो? नसीरा बेगम उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी, बेचारा किसी की कपड़े की दुकान में नौकर है। उसका तर्ज तकल्लुम तहकीर आमेज था। हबीब अहमद को यह सवाल और जवाब बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद चौधरी फरमान अली उठकर अपने घर चला गया। नसीरा बेगम ने बर्तन वगैरह समेटने के बाद हबीब अहमद से कहा, शक्ल सूरत से तो बड़े समझदार नजर आते हो, मगर तुम्हारा ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। तुम रिश्ता मांगने आए हो या कुर्बानी का बकरा खरीदने? हबीब अहमद नसीरा बेगम के जारहाना अंदाज से घबरा कर बोला, मम्मा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अब तुम इतने भी भोले नहीं हो मियाँ, रिश्ते की बातचीत करने के लिए घर के बड़े आते हैं। अम्मी आपने खुद ही तो कहा था कि जरीना ने माँ को याद दिलाना चाहा, तुम खामोश बैठी रहो। नसीरा बेगम ने डांटा, एक हमारा जमाना था कि लड़कियां अपने रिश्ते की बात सुनकर चुप सी फिरती थी। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारे टुकड़े कर देता।
हबीब अहमद ने कहा, जरीना ने मुझे बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए चला आया। मियाँ, तुम्हें चाहिए था कि किसी माँ बहन को साथ लेकर आते। मैं माफी चाहता हूँ, अगली दफा अपनी वालदा को साथ ले आऊंगा। अब कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने की। मैंने जो देखना था देख लिया। तुमने चौधरी साहब के सामने हमारी नाक कटवा दी। वो क्या सोचते होंगे कि मेरी हीरे जैसी बेटी को किसी इज्जतदार खानदान का रिश्ता नहीं मिल सकता। खाला, आप ज्यादती कर रही हैं। हबीब अहमद ने कहा, हम भी इज्जतदार लोग हैं। वाह जी वाह, तुम तो शादी से पहले ही आंखें दिखाने लगे, बाद में क्या होगा। अम्मी, ज्यादती आपकी है। जरीना ने कहा, आपको इस तरह बात नहीं करना चाहिए। हबीब मेरे कहने पर आए हैं और आप ही ने मुझे कहा था कि आप इन्हें देखना चाहती हैं। इसमें इनकी क्या गलती है। इस पर माँ बेटी में खूब झगड़ा हुआ। हबीब अहमद खामोश तमाशाई बना बैठा रहा। उससे किसी ने खाने को भी नहीं पूछा था। रात के 10 बजे नसीना बेगम ने उससे पूछा, तुम अभी वापस जाओगे या कल सुबह? अभी कैसे जाएंगे? जरीना ने कहा, इस वक्त कोई बस नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। हबीब अहमद ने कहा, बस ना मिली तो मैं वेटिंग रूम में रात गुजार लूंगा। आप ऐसे नहीं जाएंगे। जरीना ने कहा, बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हाय हाय, तो खामखा इसके पैरों की जंजीर बन रही है। बेचारे को सुबह नौकरी पर जाना होगा। बसें सारी रात चलती हैं, कोई ना कोई बस मिल ही जाएगी। आप नहीं जाएंगे? जरीना ने हबीब अहमद को अपनी बैग की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर कहा, यह हमारी इज्जत का सवाल है। आप हमारे मेहमान हैं। आपने तो अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। तू चल यहाँ से। नसीना बेगम ने जरीना को बाजू से पकड़कर झटका दिया। बड़ी आई मेहमान नवाज कहीं की। बरखुरदार, तुम इस अहमक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी खराब ना करो। मैं चौधरी फरमान अली को जबान दे चुकी हूँ। जी? हबीब अहमद ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या जरीना की चौधरी फरमान अली के बेटे से मंगनी हो गई है? अम्मी, आपको मेरा जवाब अच्छी तरह मालूम है। हमारे खानदान में लड़कियों से सवाल जवाब नहीं किया जाता। शादी का फैसला हमेशा बड़े करते हैं। मैं इंसान हूँ, भेड़ बकरी नहीं हूँ। जरीना ने कहा, तालीम याफ्ता भी हूँ। हबीब, आप जरा रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तेरी ये जुर्रत? नसीरा बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमने घर से निकलने का नाम लिया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मुझे कमजोर ना समझना। मैं भी कमजोर नहीं हूँ। जरीना अपना गाल सहलाते हुए बोली, आप मुझे कैद नहीं कर सकती। मैं 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन बाद इस घर से चली जाऊंगी। आप कब तक मुझ पर पहरे बिठाएंगी? बात बढ़ती देखकर नसीना बेगम नरम पड़ गई। वो ना सिर्फ हबीब के लिए खाना निकाल लाई बल्कि उसे रोक भी लिया। जरीना ने मुझे बताया कि उसे माँ की इस तब्दीली पर ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपनी जिद से माँ को झुकने पर मजबूर कर सकती है। अगली सुबह हबीब अहमद अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। शायद वो रात के झगड़े की वजह से सुबह ही सुबह उठकर चला गया था। जरीना को यकीन नहीं आया। उसे हबीब से ऐसी तवक्को नहीं थी, लेकिन वह हकीकत को झुठला भी नहीं सकती थी। उसने डरते डरते माँ से पूछा कि क्या हबीब उसे बताकर गया था? नहीं। नसीरा बेगम ने नफी में सर हिलाया। वो मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। बाहर का दरवाजा चौपट खुला पड़ा था। ऐसा बेमुरवत शख्स मैंने कभी नहीं देखा। कम अज कम हमारे उठने का इंतजार ही कर लेता। और तो और जाते वक्त अपनी मिठाई भी साथ ले गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो मुझे बताए बगैर कैसे चले गए। तुम अभी नादान हो। इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है। चौधरी साहब ने जाते वक्त कहा था कि लड़का काबिल एतबार नजर नहीं आता। इससे होशियार रहना। मुझे तो डर है कि वो घर की कोई चीज न उठा ले गया हो। जरीना ने मुझे बताया कि उसे हबीब अहमद की खामोशी से चले जाने का बहुत सदमा हुआ। वो सारा दिन रोती रही और 3 रोज तक अपनी माँ से बात नहीं की। फिर वो हबीब अहमद से मिलने की उम्मीद में लायलपुर आ गई और एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली। सारी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हबीब अहमद नसीरा बेगम के घर से बाहर नहीं गया था। उसके साथ यकीनन कोई हादसा पेश आ गया था या नसीरा बेगम ने चौधरी फरमान अली के ताउन से उसे कत्ल कर दिया था और लाश को रातों रात ठिकाने लगा दिया गया था। मैंने जरीना से पूछा कि अगली सुबह वो कितने बजे बेदार हुई थी। उसने जवाब दिया कि वो तकरीबन 7 बजे उठी थी। उसकी माँ उससे पहले उठ गई थी। सुबह जब तुमने अपनी माँ को देखा तो क्या इसके चेहरे पर बेखाबी या थकन के निशानात मौजूद थे? उसने मेरे सवाल पर गौर किया, फिर बोली, मैंने अम्मी के चेहरे पर गौर नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि नाश्ते के बाद अम्मी ने सर दर्द की शिकायत की थी और अपने कमरे में जाकर सो गई थी और तकरीबन 2
बजे तक सोती रही थी। मैंने जरीना को हिदायत की कि वो एक आध रोज के अंदर कस्बे में पहुंच जाए, हमें उसके बयान की जरूरत पड़ सकती है। मेरी बात सुनकर वो परेशान नजर आने लगी। अगले 2 रोज तक मैं उन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से पूछगछ करता रहा जो 14 मार्च की सुबह कस्बे से गुजरी थी। मेरी तफ्तीश के मुताबिक सुबह के 7 बजे तक कुल 6 बसें वहां से गुजरी थी। इन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने हबीब अहमद की तस्वीर देखी और पूरे वसूख के साथ मुझे बताया कि वो शख्स इनकी बसों में सवार नहीं हुआ था। सुबह के वक्त ज्यादा रश नहीं होता, इसलिए इक्का दुक्का मुसाफिर नजर में आए बगैर नहीं रहते। खसूसन बाबू टाइप का आदमी फौरन नजर में आ जाता है। सुबह के वक्त कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजरती थी। नीज लायलपुर वगैरह जाने वाले मुसाफिर ट्रेन में सफर भी नहीं करते थे क्योंकि ट्रेन दुगना वक्त लगाती थी। हबीब अहमद का बाप शरीफ अहमद 2-3 मरतबा मेरे पास आ चुका था। वो खासा मुअम्मर शख्स था और अपनी नौजवान बेटे की गुमशुदगी के बायस सख्त परेशान था। मैं उसे किसी किस्म की तसल्ली देने की पोजीशन में नहीं था क्योंकि मेरा अंदाजा खुशकुन नहीं था। इस असना में मैंने 2 सादा लिबास सिपाहियों को चौधरी फरमान अली और नसीरा बेगम के घर की निगरानी पर मामूर कर दिया था। तीसरे या चौथे रोज चौधरी फरमान अली मुझसे मिलने के लिए थाने पहुंच गया। रस्मी कलमात के बाद उसने कहा, मलिक साहब, मैं एक इज्जतदार जमींदार हूँ और हर साल हुकूमत को लगान अदा करता हूँ और सरकारी मुलाजमों को जो तनख्वाहें मिलती हैं इनमें हमारा पैसा भी शामिल होता है। वो 45-46 साल का एक सेहतमंद शख्स था। बोस्की की कमीज, वास्कट और कराकली टोपी में वो वाकई एक रिवायती जमींदार लग रहा था। मूछें उसने खासी मोटी मोटी पाल रखी थी। चौधरी साहब, सीधा सीधा ये कहे ना कि हम आपके नौकर हैं। मलिक साहब, मैंने सच्ची बात की है, आप इसका जो मर्जी मतलब निकाल लें। हम हुकूमत को इसलिए लगान देते हैं कि वो हमारी इज्जत व आबरू और जान व माल की हिफाजत करेगी, इसमें क्या शक है चौधरी साहब। मैंने कहा, आप असल बात करें, मामला क्या है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके आदमी लोगों को हिरासत करते फिर रहे हैं। उसने कहा, हमारे महल्ले में नसीरा बेगम नामी एक बेवा औरत रहती है। उसने मुझे बताया है कि आप कई रोज से उसे और उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। आपके 2 आदमी हर वक्त उसके घर के आसपास मंडलाते रहते हैं। मेरा इरादा डीसी साहब से बात करने का था, लेकिन मैंने सोचा क्यों न पहले आप ही से बात कर ली जाए। मलिक साहब, नसीरा बेगम का शौहर मेरा दोस्त था, इसलिए उसकी देखभाल में अपना फर्ज समझता हूँ। अगर आप उसके बारे में कोई पूछगछ करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। बल्कि मुझे याद आया कि आप हमारी हवेली भी आए थे। चौधरी साहब, अच्छा हुआ आप यहीं आ गए, वरना मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। आपकी ये इत्तला गलत है कि हम नसीरा बेगम और उसकी जवान बेटी को परेशान कर रहे हैं। हमारे आदमी तो सारे कस्बे में मंडलाते फिरते हैं, कुछ वर्दी में होते हैं और कुछ सादा लिबास में। कस्बे में गश्त करना उनकी ड्यूटी है। आप लोग सोते हैं और वो जागते हैं ताकि कोई शख्स आपकी जान और माल की तरफ बुरी नजर से ना देखे। वैसे मैं नसीरा बेगम और उसकी बेटी से मिला था, कुछ सवालात भी किए थे, मगर परेशान वगैरह बिल्कुल नहीं किया। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप दोबारा उसका दरवाज़ा न खटखटाएं। उसके लहजे में तहकम पाया जाता था। नसीरा बेगम का इस नौजवान से कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी आपको तलाश है। चौधरी साहब, हम बिला जरूरत किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाते और ज़रूरत पड़ने पर डीसी का दरवाज़ा खटखटाने से भी नहीं घबराते। आपकी दरख्वास्त मुनासिब नहीं है। हजूर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने दरख्वास्त नहीं की, आपको इत्तला दी है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहब, 13 मार्च को आप रात के खाने पर नसीरा बेगम के घर पर मौजूद थे। खाने के दौरान नसीरा बेगम के घर लायलपुर से एक मेहमान आया था। उसका नाम हबीब अहमद था। वो नौजवान उस रोज से लापता है, ना तो अपने घर पहुंचा है और ना ही किसी दूसरी जगह उसका सुराग मिला है। मैंने उस शख्स को देखा था। चौधरी फरमान अली ने कहा, नसीरा बेगम ने मुझे बताया है कि वो शख्स अगले रोज वापस चला गया था। अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहाँ गया, घर गया या उसने दरिया में छलांग लगा दी, बशर्ते कि ये साबित हो जाए कि हबीब अहमद नसीरा बेगम के घर से चला गया था। अजीब बात करते हैं आप भी। वो इंसान था, किसी छछूंदर का बच्चा नहीं था। मैंने चौधरी को घूरते हुए कहा, अगर वो जिंदा होता तो यकीनन पूरे मोहल्ले को खबर होती। उसके चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई।
बोला, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नसीना बेगम ने उसे कत्ल कर दिया है? उसे किसी का ताउन भी हासिल रहा होगा। आप कुछ ज्यादा ही ज़हीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बोलने में एहतियात से काम लें। किसी को कातिल करार देने से कब्ल मकतूल का होना बहुत जरूरी है। चौधरी साहब, यही चीज हमारे रास्ते में रुकावट बनी हुई है, लेकिन आप खातिर जमा रखें, मकतूल की लाश भी बरामद हो जाएगी। इस बात की मैं पूरी तसल्ली कर चुका हूं कि हबीब अहमद अपने पैरों पर चलकर नसीना बेगम के घर से बाहर नहीं गया। जरीना ने मुझे बताया है कि 14 मार्च की सुबह जब वो बेदार हुई तो हबीब अहमद अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। बकौल नसीना बेगम वो अलग सुबह किसी को बताए बगैर घर से निकल गया था। यहाँ तक कि वो मिठाई भी वापस ले गया था जो उनके लिए लाया था। 14 मार्च की सुबह यहाँ से जितनी बसें गुजरती थी, मैं उनके ड्राइवरों और कंडक्टरों से मिल चुका हूँ। किसी ने हबीब अहमद को अपनी बस में सवार होते हुए नहीं देखा। मेरे आदमी सुबह सवेरे उठने वाले लोगों से भी पूछगछ कर चुके हैं। किसी ने हबीब अहमद को गली में चलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि नसीना बेगम ने हबीब अहमद को कत्ल कर दिया है। चौधरी साहब, आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि हबीब अहमद का जरीना से क्या ताल्लुक था और वो किस सिलसिले में इनके घर आया था। मैंने सुना था कि वो अहमद का बच्चा जरीना से शादी करना चाहता था। ये दो तरफा मामला था। जरीना भी उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ उसे एक बूढ़े के पल्ले बांधना चाहती थी, दौलत की खातिर। मेरे ख्याल में अहमद का बच्चा उस बूढ़े को कहना चाहिए जो दौलत के जोर पर। चौधरी का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, ये लघु बात आपको किसने बताई है? ये थाना है चौधरी साहब, हम अपने जराए मालूमात इतनी आसानी से नहीं बताया करते। आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि हबीब अहमद जरीना के बुलाने पर उनके यहाँ आया था, मगर नसीना बेगम को ये बात पसंद नहीं आई थी। उसने हबीब अहमद को जलील करके घर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जरीना माँ के मुकाबले पर खड़ी हो गई। उसने साफ कह दिया कि अगर हबीब अहमद को घर से निकाला गया तो वो भी उसके साथ घर से निकल जाएगी। जवान बेटी अगर घर से भागने की धमकी दे दे तो ऊंचे शिमले भी नीचे हो जाया करते हैं। मेरा ख्याल है कि नसीना बेगम बेटी की धमकी सुनकर नरम पड़ गई थी, लेकिन वो हिम्मत वाली औरत है। उसने हबीब अहमद को रोक लिया और सुबह होने से पहले उसे ठिकाने लगा दिया। चौधरी कदरे नरम पड़ गया। बोला, मलिक साहब, मुझे आपकी थ्योरी से इत्तेफाक नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हबीब अहमद ने मोहब्बत में नाकाम होने के बाद खुदकशी कर ली होगी? मैं ये भी सोच चुका हूँ, खुदकशी करने वालों की लाशों को लोग गायब नहीं किया करते। चौधरी फरमान अली जब थाने से निकला तो वो कुछ परेशान नजर आता था। वो अपने प्राइवेट तांगे में आया था। खासा सजा हुआ तांगा था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे जो बाहर ही ठहरे रहे थे। अगले रोज मैंने अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और निस दर्जन आदमियों के हमरा नसीना बेगम के घर पहुंच गया। मेरे आदमियों ने मकान को घेरे में ले लिया। मैंने उन्हें हिदायत कर दी थी कि कोई शख्स मकान से बाहर ना जाए। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे और मर्द कामों पर गए हुए थे। नसीना बेगम खासी धड़ल्ले वाली औरत थी। वो मेरी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी। मैंने उसे सर्च वारंट दिखाया और कहा कि हम अदालत की इजाजत से उसके मकान की तलाशी लेना चाहते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया और कहा कि जो शख्स आगे बढ़ा वो उसकी टांगें तोड़ देगी। दरवाजे का एक पट बंद था और दूसरे हिस्से के सामने वो खुद खड़ी थी। उसका शोर सुनकर गली में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। मैंने बंद दरवाजे को कंधा मारकर खोला और अपने 2 आदमियों समेत अंदर दाखिल हो गया। नसीरा बेगम ने 2-3 बार डंडा चलाया। एक आध चोट मुझे भी लगी, लेकिन फिर हवलदार ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया और कहा, अम्मा जी, इन डंडों से हमारी टांगे नहीं टूट सकती। आप अपनी चूड़ियों की फिक्र करें। हम कानून के बंदे हैं और कानून के साथ डंडों से नहीं लड़ा जा सकता। नसीरा बेगम ने बेबसी के आलम में हमें बद्दुआएं देना शुरू कर दी। जब हम अंदर दाखिल हुए तो मैंने एक शख्स को कमरे से निकलकर पिछली तरफ जाते देखा। वो खासा उजरत में मालूम होता था। मैंने उसे आवाज दी तो उसने ठहरने के बजाय रफ्तार तेज कर दी और नजरों से ओझल हो गया। मैंने अपना रिवाल्वर निकाल लिया और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। साथ ही मैंने सीटी भी बजाई ताकि बाहर वाले सिपाही होशियार हो जाएं। जब मैं इमारत का कोना मुड़ा तो मज़कूरा शख्स दरमियानी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बाहर से सीटी का जवाब आ गया था, इसलिए वो पड़ोसियों के सहन में कूदने का इरादा रखता था। उसकी जूतियां नीचे गिर गई थी और धोती की वजह से वो ऊपर चढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा था। मैंने उसकी धोती के पिछले हिस्से में हाथ डालकर उसे झटका दिया तो वो भैंसे की तरह डकराता हुआ जमीन पर आन गिरा।
आदमी वो खासा जानदार था। नीचे गिरने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से उठा, पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दिया और धोती संभालता हुआ मरकजी दरवाजे की तरफ भागा। मुझे याद है कि उसने बड़क भी मारी थी। बाद में मालूम हुआ कि वो जवानी में कबड्डी खेलता रहा था। दरवाजे के सामने हवलदार ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने निहायत महारत से हवलदार को झांसा दिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। दरवाजे के बाहर जो सिपाही खड़ा था वो ये सूरत हाल देखकर अंदर आ गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। हट जा ओए मेरे रास्ते से। मज़कूरा शख्स ने एक और बड़क मारी। सिपाही अगरचे कमजोर था मगर वो उससे लिपट गया। इतने में मैं भी उसके सर पर पहुंच गया और थोड़ी सी कशमकश के बाद उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। इस दौरान में हवलदार ने अपनी हजीमत का बदला भी ले लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। नाम मेरा चौधरी मोहम्मद इलियास घुमन है। उसने हाँफते हुए जवाब दिया। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं थानेदार। हथकड़ियां खोल दे, नहीं तो तेरे हक में अच्छा ना होगा। बल्ले हुए चौधरी घुमन, हवलदार ने कहा। नाम तेरा बहुत सही है। घुमन घेरियां तो खूब लगाता है। चौधरी, ये हथकड़ियां अब इतनी आसानी से नहीं खुलेंगी। मैंने कहा। तुम कार्य सरकार में मज़ाहमत के मुर्तकब हुए हो, हम पर हमलावर हुए हो और हमें धमकी भी दी है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हमें पता है कि तुम बहुत बड़े चौधरी हो लेकिन कानून से बड़े नहीं हो। वो हमें धमकियां देता रहा लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मकान के अंदर जरीना के अलावा एक उधेड़ उम्र मुलाजमा भी थी। मैंने औरतों को बरामदे में बिठा दिया, चौधरी इलियास घुमन को हवलदार के सुपुर्द किया और खुद एक आदमी के हमरा मकान की तलाशी लेना शुरू कर दी। मकान का सहन खासा बड़ा था। उसके एक हिस्से में सब्जियां उगी हुई थी। मैंने सोचा किसी लाश को दफन करने के लिए वो जगह बड़ी मुनासिब थी। जमीन नरम थी जिसे खोदना ज्यादा मुश्किल नहीं था। नसीना बेगम जैसी मजबूत औरत ये काम तन्हा भी कर सकती थी। जैसा कि जरीना ने मुझे बताया था कि 14 मार्च के रोज नाश्ते के बाद उसकी मां सो गई थी और दोपहर के बाद उठी थी। इसका मतलब ये था कि वो रात को जागती रही थी। मकान के अंदर से मुझे कोई खास चीज नहीं मिली जो वारदात पर रोशनी डालती। मैंने एक एएसआई को जो बाहर ड्यूटी पर मामूर था अंदर बुलाया, खाना तलाशी का काम उसके सुपुर्द किया और खुद घर वालों से पूछगछ शुरू कर दी। मैंने बैठक में डेरा जमा लिया और पहले जरीना को अंदर बुलाया। वो हमारी कार्रवाई की वजह से खासी परेशान थी। जरीना बीबी, ये कार्रवाई हमें मजबूरन करना पड़ी है। मैंने नरमी से कहा। हमारी तफ्तीश ये जाहिर करती है कि हबीब अहमद इस घर से बाहर नहीं गया। तुम जरा सोच कर बताओ, 14 मार्च वाले रोज तुमने अपने बागीचे में कोई गैर मामूली बात तो नहीं देखी? कोई ताजा खुदी हुई जगह तुम्हारी नजरों में तो नहीं आई? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हबीब को किसी ने कत्ल करके बागीचे में दफन कर दिया है? फिलहाल मेरा यही अंदाजा है और मैं इसी लाइन पर तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे सकती। बागीचे में खुदाई वगैरह तो अक्सर होती रहती है। तुम ऐसा करो कि बागीचे में जाकर इस बात पर गौर करो। मुमकिन है कि बेख्याली में देखी हुई कोई बात तुम्हें याद आ जाए, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब देती जाओ। तुम बता चुकी हो कि हबीब अहमद 13 तारीख को तुम्हारे यहाँ आया था। उस रोज चौधरी फरमान अली तुम्हारे यहाँ खाने पर मदऊ था। ये बताओ कि फरमान अली के जाने के बाद कोई और शख्स तुम्हारे घर आया था? वो सोचते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि अम्मी ने मासी फाता को किसी को बुलाने के लिए भेजा था। उसकी वापसी तक मैं सो चुकी थी या शायद मुझे उसकी वापसी का पता नहीं चला था। मैंने उसे भेज दिया और मासी फाता को अंदर बुला लिया। वो उधेड़ उम्र की एक होशियार औरत नजर आती थी। उसने खद्दर के ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वो नसीरा बेगम के पास ही रहती है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। लड़कियां शादीशुदा हैं और लड़का बाप के साथ लाहौर में रहता है। दोनों वहां कोई छोटा मोटा काम करते हैं। मासी फाता, पिछले महीने यहाँ लायलपुर से एक मेहमान आया था। मैंने कहा, उस रोज चौधरी फरमान अली की इधर दावत भी थी। तुम्हें वो मेहमान याद है ना? उसका नाम हबीब था। आहो जी, अच्छी तरह याद है। अगले दिन वो सवेरे सवेरे उठकर चला गया था। उसने जवाब दिया, रात को जब चौधरी चला गया था तो नसीरा बीबी का अपनी बेटी से झगड़ा हुआ था। आहो जी, हुआ तो था, पर थोड़ी देर बाद मुकमुका हो गया था। मुकमुका के बाद नसीरा बीबी ने तुम्हें किसी को बुलाने के लिए भेजा था, याद है ना तुम्हें? उसने जवाब देने में थोड़ा तामल किया, फिर बोली, भेजा तो था पर मैं भुला गई हूँ। देख मासी फाता, अगर तुझे यहाँ ये बात याद नहीं आएगी तो हम तुझे थाने ले चलेंगे। वहाँ लोगों को बड़ी पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि यहीं पर ये बात याद कर लो। थानेदार जी,
मैं गरीब औरत हूँ, मैंने नसीरा बीबी का नमक खाया है। उसने मुझे ये बात बताने से मना किया था कि अगर मैंने सच बोला तो वो मुझे नौकरी से जवाब दे देगी। सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, खुद बता दोगी तो अच्छी रहोगी। मैं तुम्हारी मालकन से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। थोड़े से धमकाने के बाद वो सच बोलने पर तैयार हो गई। उसने बताया कि 13 मार्च की रात वो चौधरी इलियास घुमन को बुलाने गई थी। चौधरी इलियास का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो फौरन चला आया था और नसीरा बेगम की हिदायत पर पिछले दरवाजे से आया था। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने पूछा। दोनों खामोशी से बैठक में चले गए थे और मैं सोने के लिए छत पर चली गई थी। मेरा कमरा छत पर है, सीढ़ियां पिछली तरफ हैं। रात को तुमने कोई शोर वगैरह तो नहीं सुना, मैंने पूछा। या किसी को क्यारियों में खुदाई वगैरह करते तो नहीं देखा? छत से तो पूरा सहन नजर आता होगा। उसने जवाब देने में एक बार फिर तामल किया। मैंने सख्ती से कहा, मासी फाता, अगर मैंने तुम्हें हवालात में बंद कर दिया तो याद रखो कोई तुम्हारी जमानत देने भी नहीं आएगा। मम्मा, मेरा ख्याल है जी कि मैंने बागीचे में किसी को मिट्टी खोदते देखा था। उसने जवाब दिया। उस वक्त मैं सो चुकी थी, मगर कस्सी चलने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर नीचे देखा तो कोई बागीचे में मिट्टी खोद रहा था। अंधेरी की वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकी। मैंने नीचे जाकर पता करने का इरादा किया, लेकिन फिर मैंने नसीरा बीबी को उस तरफ जाते देखा। वो मिट्टी खोदने वाले के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। मैंने उससे वो जगह पूछी जहां उसने किसी नामालूम शख्स को खुदाई करते देखा था और उसे अलग कमरे में बिठा दिया। फिर चौधरी घुमन को अपने पास बुला लिया। वह हनूज धमकियां दे रहा था। मैंने पूछा, चौधरी घुमन, उस औरत से यानी नसीरा बेगम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया, वही जो तुम्हारे बाप का तुम्हारी माँ से था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं जब्त कर गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान मियां बीवी का रिश्ता है। मलिक सफदर हयात, तुमने बड़ी गलत जगह पर हाथ डाला है। उसने कहा, हमारे खानदान पर तो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी हाथ डालते हुए डरते थे। अब भी मौका है, यह हथकड़ियां खोल दो, मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। अंग्रेज 7 समंदर पार से आए थे चौधरी घुमन। उन्हें इस मुल्क की मिट्टी का तजर्बा नहीं था। वो आदमी को नहीं, उसकी जमीन को जानते थे। लेकिन मैं इस मिट्टी का बंदा हूँ। मैं जब मिरासी को देखता हूँ तो उसे पहचान लेता हूँ। ये हथकड़ी अब तुम्हारे हाथ से मुश्किल ही से उतरेगी। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि थोड़ी देर के अंदर डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं। लाश उनके सामने बरामद होगी। मैंने कच्चा काम नहीं किया। लाश का जिक्र सुनते ही उसके चेहरे का रंग यकलख्त बदल गया। बोला, कक्का, किस लाश की बात कर रहे हो? जरा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा कि मैं किस लाश की बात कर रहा हूँ। और ये भी सुन लो, जिस औरत को तुमने अपनी बीवी बताया है वही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। मलिक साहब, मैं इन बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। जो एसआई खाना तलाशी ले रहा था उसने 3 चीजें मेरे सामने रख दी। एक खून आलूद चादर और एक खून आलूद तकिए का गलाफ था। दोनों चीजें बोस्की के कपड़े की थी और इन पर कशीदाकारी की हुई थी। तीसरी चीज मर्दाना बूटों का एक जोड़ा था। जनाब, ये बूटों का जोड़ा हबीब अहमद का मालूम होता है, ये एसआई ने कहा। हमारी इत्तला के मुताबिक जब वो घर से निकला था तो इसने ऐसे ही बूट पहन रखे थे और इस चादर और गलाफ पर ये खून के धब्बे हैं। मालूम होता है कि हबीब अहमद को सोते में कत्ल किया गया था। मैंने एएसआई से कहा, तुम ऐसा करो कि एक आदमी को फौरन लायलपुर भेजो। उससे कहो कि वो एएसआई फैज मोहम्मद को और हबीब अहमद के बाप को फौरन बुला लाए। 2 आदमियों को इस वारदात की तफसील बताकर जिला हेडक्वार्टर रवाना कर दो। उनसे कहना कि वह एसपी इलाका और डिप्टी कमिश्नर से यहाँ आने की दरखास्त करें। मैं उनकी मौजूदगी में लाश बरामद करना चाहता हूँ। उनसे कहना कि वो अखबारी नुमाइंदों को भी इस अमर की इत्तला दे दें। और तीसरी बात यह कि किसी फोटोग्राफर का इंतजाम भी कर लो। इन चीजों को देखकर और मेरी बातों को सुनकर इलियास घुमन पर सख्ता सा तारी हो गया था। जब एएसआई जाने लगा तो वो होश में आते हुए बोला, मलिक साहब, एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी अर्ज तो सुन लें। मामला यहीं पर तय हो सकता है। इतने लोगों को जमा करने की क्या जरूरत है? ये एसआई रुक गया। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हजूर, आदमी तो मरते ही रहते हैं। उसने आजिज़ाना लहजे में कहा, और मरने वाले वापस नहीं आया करते। जो कुछ हो चुका उस पर मिट्टी डालें और हुक्म करें कि आपको कितनी रकम चाहिए। 5,000, 10,000, 15,000। जो नरमी गर्मी हो गई है उसे माफ कर दें और मुझे अपना खादिम समझें। बात सुन ओए चौधरी घुमन, मैंने कभी लाशों का सौदा नहीं किया। मैंने कहा, हबीब अहमद एक गरीब बाप का बेटा था। उसके बुढ़ापे का सहारा था। वो एक बूढ़ी माँ की आंखों का तारा भी था।
उसकी 3 बहनें और 2 भाई हैं। वो सब उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। वो अभी तक हबीब अहमद को जिंदा समझते हैं। चौधरी घुम्मन, जरा सोचो, जब जवान बेटी की लाश घर पहुंचेगी तो बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा? बहनों और भाइयों पर कैसी क़यामत टूट पड़ेगी। और तुम कहते हो कि मिट्टी डालो। नहीं चौधरी, ये इतनी मामूली सी बात नहीं है। मलिक साहब, मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं है। उसका लहजा एकदम बदल गया। यहाँ अगर कोई वारदात हुई है तो इसकी जिम्मेदार नसीरा बेगम है। ये उसी का मकान है। मैंने एएसआई को भेज दिया और नसीरा बेगम को भी कमरे में बुला लिया। नसीरा बेगम, ये चौधरी इलियास घुम्मन का कहना है कि तुम इसकी बीवी हो। मैंने कहा, क्या ये सच है? नसीरा बेगम की खून आलूद चादर और बूटों पर नजर नहीं पड़ी थी। अभी मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने चौधरी फरमान अली को बरामदे में दाखिल होते हुए देखा, लेकिन इलियास घुम्मन और नसीरा बेगम की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। मेरा सवाल चौधरी फरमान अली ने सुन लिया था और वो बरामदे में ही ठिठक गया था। गालिबन वो नसीरा बेगम का जवाब सुनना चाहता था। हाँ, ठीक कहा है चौधरी इलियास ने। नसीरा बेगम ने कहा, आपको इसमें क्या एतराज है? मलिक साहब को कोई एतराज नहीं हो सकता। चौधरी फरमान कमरे में कदम रखते हुए बोला, खैर से ये मामला कब हुआ है? ओह चौधरी साहब, आप? नसीरा बेगम घबरा कर बोली, आप कब आए हैं? मैं तो आपकी तरफ आदमी भिजवाना चाहती थी मगर ये थानेदार साहब ने हमारे घर की नाकाबंदी कर रखी है। चौधरी फरमान अली ने तंजिया लहजे में कहा, अब हमारे घर आदमी भेजने की क्या जरूरत है? आदमी तो तुझे तगड़ा मिल गया है। ओह, उसकी हथकड़ी पर नजर पड़ी। मलिक साहब, ये हथकड़ी किस खुशी में? बैठे। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे चंद मोतबर गवाहों की जरूरत भी थी। फिर मैंने नसीरा बेगम से कहा, नसीरा बेगम, ये चौधरी घुम्मन कहता है कि हबीब अहमद को तुमने कत्ल किया है। हमने ये खून आलूद चादर, ये तकिए का गिलाफ और हबीब अहमद के बूट इसी के इशारे पर बरामद किए हैं। नसीरा बेगम ने मज़कूरा चीजों की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर खौफ उतर आया। मलिक साहब, झूठ ना बोले, ये चीजें आपका आदमी अंदर से निकाल कर लाया है, घुम्मन ने कहा। घुम्मन साहब? नसीरा बेगम ने फटी फटी नजरों से इलियास घुम्मन की तरफ देखा। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी, आप इतने बोधे और खोखले हैं अंदर से। नहीं नसीरा बेगम, यकीन करो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने जलती पर तेल डाला और कहा कि इलियास घुम्मन ने मुझे वो जगह भी बता दी है जहां हबीब अहमद की लाश दफन है। नीज जगह की निशानदेही भी कर दी। ये सुनकर नसीरा बेगम को यकीन हो गया कि इलियास घुम्मन ने उसके खिलाफ बयान दिया था। अगर ये बात है तो अब मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। नसीरा बेगम ने चीख कर कहा, मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। हबीब अहमद का कातिल यही है। इसने इलियास घुम्मन की तरफ इशारा किया। आपने इसे सही हथकड़ी लगाई है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि हबीब अहमद को डरा धमका कर घर से निकाल दिया जाए, लेकिन इसने मेरे मना करने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मैंने नसीरा बेगम के हाथों में भी हथकड़ी डलवा दी और दोनों को अलग अलग कर दिया। तकरीबन 1:30 बजे एसपी इलाका मौके पर पहुंच गए। इस असना में हबीब अहमद का बूढ़ा बाप एएसआई फैज मोहम्मद अपने थानेदार के हमरा वहां पहुंच चुका था। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैंने बागीचे की खुदाई करवा के हबीब अहमद की लाश बरामद कर ली। उसका बैग और मिठाई का डब्बा भी गड्ढे में से बरामद हो गया। जवान बेटी की लाश को देखकर बूढ़े बाप का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। बाद तफ्तीश ये पता चला कि हबीब अहमद को सोते में हलाक किया गया था। कत्ल चौधरी इलियास घुम्मन ने किया था, मगर नसीरा बेगम की मर्जी उसमें शामिल थी। चौधरी फरमान अली के बयान से पता चला कि वो नसीरा बेगम से शादी में दिलचस्पी रखता था, लेकिन नसीरा बेगम चौधरी इलियास घुम्मन से खुफिया शादी कर चुकी थी। इसलिए वो चाहती थी कि चौधरी फरमान अली उसकी बेटी जरीना से शादी कर ले। वो शातिर औरत दोनों चौधरियों को बेवकूफ बनाती रही थी और उनसे खतीर रकम ऐंठ चुकी थी। चौधरी फरमान अली जरीना से शादी पर राजी नहीं था। बकौल उसे एक जिम्मेदार बीवी की जरूरत थी। अदालत ने चौधरी इलियास घुम्मन को सजाए मौत और नसीरा बेगम को 10 साल कैद सख्त की सजा दी थी। कहानी के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह फिर एक नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।